नमस्कार। अपने बालकों की बाल सुलभ चेष्टाओं के उचित मार्गदर्शन के इच्छुक समस्त अभिभावकों का श्री अरविंदो सोसाइटी का रूपांतर कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आप सभी का आभार भी प्रदर्शित करना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम को भली प्रकार देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और शेयर करते हैं। उन सबका मेरी ओर से या पूरी सोसाइटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप को अगर हमारी कोई समस्या अगर हमारी किसी बात में विरोधाभास प्रतीत होता है या कोई समस्या दिखाई देती है या असहज लगती है तो कृपया आप उस पर अपने पास कागज पेन रख लें जिससे कि उसको नोट कर लें। आफ्टर सेशन आप उसके विषय में हमसे बात कर सकते हैं और यदि बात करने में समर्थ ना हो तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जिससे कि आप और हम मिलकर के उस समस्या का समाधान भली प्रकार कर सकें। देखिए आजकल की स्थिति क्या होती जा रही है, आप अगर किसी से भी मतलब जिनके बच्चे छोटे हैं जो पढ़ने जाने लगे हैं, थोड़े से बड़े हुए, छोटे जैसे-जैसे बड़े होते हुए किशोरावस्था तक पहुँचते हैं, तो उस हर अवस्था के साथ कोई ना कोई माता-पिता को या अभिभावकों को कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। जैसे पता नहीं ये सुनता ही नहीं, ये तो कहना ही नहीं मानता, हैं? ये तो बैक आंसरिंग करता है, मेरे को तो उलट के जवाब दे देता है जी, हैं? कोई काम कहो तो ऐसे करके एक मेरे को मेरी अवहेलना या तिरस्कार सा करता हुआ इग्नोर करता हुआ मेरे को चला जाता है। क्या करूँ इसका? हैं? अक्सर अरे किसी को प्रणाम करना ही नहीं जानता, कभी क्या कहते हैं कहो तो इग्नोर करेगा, काम सुनकर नहीं देगा, अगर पढ़ाई का होगा तो इस तरह से करेगा जैसे कि वो मेरे पढ़ने भी बैठेगा तो मेरे ऊपर एहसान कर रहा हो। इस तरह की समस्याएँ अधिकांश माता-पिता को हैं और वो बार-बार सोचते हैं क्या किसी काउंसलर से मिलें? अब सोचो कि आप जिस समय थे, उस समय की परिस्थिति कितनी अलग थी। माता-पिता का एक भय विद्यमान था। उनका उनके प्रति कोई ये नहीं कहिए कि बहुत उनसे प्यार था, मित्रता थी, लगाव था कि जिस वजह से आप काम करते थे, बल्कि एक भय था। उस भय के कारण आप काम करते थे। कई बार आप झूठ भी बोलते थे कि पढ़ते तो कुछ और रहते थे, पापा को दिखाने के लिए कुछ और खोले रहते थे। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति थी, आखिर ऐसा क्यों होता है? अभी बैठे-बैठे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। एक बच्चा था, जिसका नाम था शाश्वत। अब वो जो शाश्वत था, तो उसके घर में उसके माता-पिता भी थे और उसकी एक दादी भी रहा करती थी। उसके जो थे फादर थे, उनको को बाहर उनकी पोस्टिंग हो गई थी। वो अपने परिवार को वहाँ ले जा नहीं सकते थे, उनके अपनी माताजी की वजह से और इसकी पढ़ाई की वजह से, ये शाश्वत की पढ़ाई की वजह से। और उनकी पत्नी भी उस समय जॉब करती थी। फिर अपनी मदर इन लॉ के लिए और अपने बेटे के लिए उन्होंने जॉब भी छोड़ दी और घर में रहने लगी। अब ये शाश्वत को दादी से बहुत लगाव था, दादी भी उसकी शाश्वत को बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे वो उसको बाहर भी लेकर जाती थी, उसके साथ टहला भी करती थी, उसको स्टोरी भी सुनाती थी, उसको कहानियां भी सुनाती थी, कहानियां भी सुनाती थी, बाहर चीज भी दिलाकर लाती थी। ऐसे करते करते दोनों में बहुत लगाव हुआ। धीरे धीरे क्या होता गया, उधर तो शाश्वत भी बढ़ता चला गया और उधर दादी की भी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहने लगी। जब दादी की तबीयत खराब रहने लगी तो वो कुछ पहले थोड़ा सा चल लेती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने लाठी पकड़ ली, फिर धीरे धीरे वो बेड पर ही आ गई। पर जब भी शाश्वत कोई गलत काम करता तो दादी जरूर कहती। अब शाश्वत आता था स्कूल से, क्योंकि शाश्वत भी धीरे धीरे बड़ा होता था, बड़ा हो रहा था, तो वो लेकर के अपना वीडियो गेम खेलने लगता था। स्कूल से आया और वीडियो गेम खेलने लगा। दादी ने कहा, भाई चलो पहले कपड़े बदलो, हाँ खाना खाओ उसके बाद करना। हाँ हाँ दादी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर दादी को कहते, भाई सुना नहीं, अभी तक नहीं करा? तो फिर कहता कि हाँ दादी कर रहा हूँ, और फिर गुस्से में उठता और कपड़े चेंज करता, खाना ले जाता और खाना खाता तो बर्तन नहीं उठाकर रखता। तो दादी कहती थी ऐसा क्या है,
चलिए बर्तन रख कर आइए। तो वो जो है या तो बर्तन रखता नहीं था या फिर उस बर्तन को ऐसे गुस्से में लेकर के वहाँ रख कर आता था। एक दिन उसकी मम्मी ने अपने घर में ही ऑनलाइन म्यूज़िक क्लास शुरू कर दी। क्योंकि वो बच्चों को सिखाने लगी, क्योंकि उनके पास टाइम हो जाता था। तो एक दिन उनको कुछ आवाज़ आई, वो जैसे आई तो उन्होंने देखा कि ये शाश्वत दादी की बात नहीं सुन रहा। उसकी मम्मी में और उसकी दादी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, क्या बात है शाश्वत, कहना क्यों नहीं सुनते? और उन्होंने एक थप्पड़ उसके लगा दिया डांट कर, और वो और मुंह बना करके बैठ गया। अब जब वो मुँह बना कर के बैठ गया तो मतलब दादी से कोई ख़ास बात नहीं करता। अब मोहल्ले जहाँ जिस सोसाइटी में वो लोग रहते थे, वहीं पर एक परिवार ने तभी शिफ्ट किया। खरीदा था उन्होंने मकान, बहुत बड़ा-सा मकान उन्होंने खरीद लिया। और वो जब बाहर निकला तो उनका लड़का था, उसका नाम था, उस मकान में जो रहते थे, उनके बेटे का नाम था कार्तिक। वो और शाश्वत दोनों ही सेम ऐज के थे। जब वो दोनों सेम ऐज के थे तो धीरे-धीरे उनकी दोस्ती हो गई। अब कार्तिक बहुत ही विनम्र स्वभाव का, बहुत ही हम्बल और ओबीडिएंट बच्चा था। तो जो भी उसके पास एक से एक बढ़िया खिलौने थे, एक से एक बढ़िया चीज़ें होती थी, और वो उसके साथ शेयर करता था, शाश्वत के साथ। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। कार्तिक जो है शाश्वत के साथ उसके घर पर आता और उसकी दादी के साथ बैठकर खूब देर बात करता और दादी के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करता। जब शाश्वत उसके साथ खेलता तो अक्सर वो कहता था, मुझे तेरी दादी बहुत अच्छी लगती हैं। तेरी दादी जो हैं कितना प्यार करती हैं, तू कितना लकी है कि तू अपनी दादी के साथ रहता है। मेरे साथ तो क्या है, मेरे दादाजी हैं पर वो मेरे पास रहते ही नहीं हैं। कारण क्या है कि मेरे दादाजी जो हैं वो मेरे ताऊ जी के साथ रहते हैं। अब मैं बहुत चाहता हूँ, मेरे को जी करता है मैं उनसे खूब बातें करना चाहता हूँ, खूब उनसे। तो उसने कहा, अच्छा, वो समझ नहीं पाया। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन कार्तिक बहुत खुश था। कार्तिक ने कहा, शाश्वत, अब मैं खेलने नहीं आ सकता क्योंकि मेरे दादाजी आ रहे हैं कल, और मैं क्या कहते हैं कल खेलने नहीं आऊँगा, क्योंकि तू जो है और तू मेरे दादाजी से मिलने आना। शाश्वत ने कहा, ठीक है। पर उसको जब भी वो दादाजी की बात करता था, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता था। अब उस दिन नहीं आया, थोड़े दिन तो उसने बिता लिए। फिर उसका फ़ोन आया, तो उसने कहा कि कार्तिक ने कि शाश्वत, आप मेरे दादाजी से मिलने नहीं आए? तो मैं तो नहीं आ पाऊँगा, पर आप मेरे दादाजी से मिलने आना। तो उसने कहा, ठीक है। फिर उसने अवॉइड कर दिया। फिर 1 आध दिन और हुआ, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं उसने कार्तिक को खुद फ़ोन किया और बोला, कार्तिक, आप कब आओगे? उसने कहा, भाई, मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं तो दादाजी के पास हूँ। तो क्या कहते हैं, ऐसा करो, आज तो आ ही जाओ दादाजी से मिलने। उसने भी प्लान किया। नेक्स्ट डे उसने अपनी मम्मी को सुबह बोला, आज मैं कार्तिक के घर जाऊँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, ज़रूर चले जाना। अब जिस समय वो स्कूल से आया और सारी चीज़ें उसने अपने को ड्रेसअप किया, अपने को ठीक-सा किया और चलने लगा, तो उसने देखा दादी की तरफ, तो दादी ना खाँस रही थी। उनको अस्थमैटिक जैसे अटैक सा पड़ गया है, वो खाँसे जा रही थी। उन्होंने इशारे से कहा शाश्वत को कि पानी दे दे, पर उसने उनको देखा और एक अवज्ञा से देखकर वो चला गया। अब वो कार्तिक के घर पहुँचा। कार्तिक का घर देखा तो बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ था। उसमें वैभव दिखाई दे रहा था, ऐश्वर्य। तो कार्तिक को जब पता चला कि वो शाश्वत आ गया है, तो बड़ी खुशी से उसको लेकर आया और बोला, चलो, चलो, मैं तुम्हें दादाजी से मिलाता हूँ। वहाँ पर जाकर देखा तो बहुत साफ-सुथरा एक कमरा था। उसमें 2 बिस्तर, 2 बेड लगे हुए थे और उसके दादाजी बिल्कुल निश्चल होकर के, मतलब एक सीधे-साधे, चुपचाप, शांत भाव से लेटे हुए थे। तो उसने कहा कि ये 2 बेड क्यों हैं यहाँ? तो बोले, अरे, मैं दादाजी के पास सोता हूँ ना, मैं दादाजी के साथ ही रहता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा, ये दादाजी के साथ रहते हैं। थोड़ी देर में उसने कहा, पर तुम्हारे दादाजी तो तुमसे कोई बात नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि क्या हुआ? दादाजी बात नहीं कर सकते तो क्या मैं तो मेरी सुन तो सकते हैं। जब उनकी आँखों में चमक आती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब वो क्या कहते हैं मुस्कुराते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और मैं उनको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ, वो मेरे से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो उसने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, वो क्यों नहीं बोलते? तो उसने कहा मेरे दादाजी को बहुत पहले पैरालाइसिस हो गया था, जिससे कि उनका जो है आधा अंग बिल्कुल बेकार है, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते। तो वो सोचता रहा, देखता रहा, उसे बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं थी। तो उसके बाद उसकी मम्मी आई और उनकी मेड आई और उसने कुछ खाने के लिए कहा कि आप ना नर्स के कहा कि नर्स इनको खाना खिला देगी। तो एकदम शाश्वत उठा, अरे नहीं, नर्स आंटी क्यों करेंगी, मैं करता हूँ। और वो अपने दादाजी को खाना खिलाने लगा, उनको थोड़ा सहारा दे करके, उनको वो जो भी वो खाद्य पदार्थ था अब वो जैसे खिलाता था तो सारा उनके कपड़ों पर गिर जाता था। अब वो कपड़ों पर गिर जाता था, उसके बीच में मम्मी भी आई उसकी। तो उन्होंने कहा जाओ आप अपने दोस्त के साथ बाहर खेलो और क्या कहते हैं खाना खिला दिया जाएगा। उसने कहा नहीं मम्मी मैं खिलाऊँगा, शाश्वत ने कहा। अब जब उसने खाना खाया, उसकी उसके वो खाना खाया तो धीरे-धीरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तो उसकी मम्मी आई तो उन्होंने कहा बेटा अब आप दोनों बाहर खेलो, अभी चेंज कर देते हैं दादाजी का और आप लोग। तो वो सोचता रहा कार्तिक और वो, तो उसने बात सुनानी शुरू कर दी और अपने दादाजी, उसका जो विषय था बातचीत का सिर्फ उसके दादाजी थे। अब इसके अंदर, शाश्वत के अंदर धीरे-धीरे एक फीलिंग आने लगी। उसने कहा अरे! मेरी दादी तो ढंग से खाना खाती हैं, मेरी दादी तो साफ-सुथरी भी रहती हैं, खुद ही अपना काम अपने आप करती हैं, चाहे उनकी परिस्थिति कैसी हो, और मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता हूँ? अरे! आज तो दादी खाँस रही थी और मैं उनको पानी नहीं दे के आया। वो जैसे दौड़ा-दौड़ा दादी के पास जैसे पहुँचा तो वहाँ पर जाकर उसने देखा कि काफ़ी लोग उनके घर के बाहर खड़े हुए थे। तो उसने कहा ऐसा क्यों? एकदम जैसे अंदर गया तो लोग जो है उसकी दादी को उठा करके नीचे ज़मीन में ले रहे थे। उसने कहा अरे मेरी दादी को ज़मीन में क्यों लिटा रहे हो? मेरी दादी को ज़मीन में क्यों लिटा रहे हो? दादी क्या है? आपको ये सब क्यों कर रहे हैं? तो उसकी मम्मी ने रोते-रोते कहा बेटा अब दादी कभी नहीं आएँगी। अब दादी जो है यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि वो ईश्वर के पास चली गई हैं। अब वो बहुत दहाड़े मारकर रोने लगा, दादी आ जाओ ना, दादी आ जाओ ना, मैं आपका कहना सुनूँगा, आपका कहना मानूँगा। ऐसे करके जब वो रोने लगा तो वो बहुत उदास हो गया और दादी के विषय में सोचता रहा। उसकी मम्मी ने बहुत समझाया पर उस बच्चे के अंदर एक ग्लानि बनी रह गई और उसके दिमाग में कार्तिक बहुत ऊँचा उठ गया। अगर हम इस तरह की कोई परिस्थिति देखते हैं तो आप क्या मानेंगे कि बच्चा गलत था या बच्चे की परिस्थितियाँ गलत हो गई थी? तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर हम बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो बच्चे का बिहेवियर पर हम विषय में बात करते हैं। पर देखा जाए तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंसिडेंट, हाँ? इंसिडेंट यानी कोई घटना, फिर इमोशंस, फिर बिलीफ्स और उसके बाद बिहेवियर। हम क्या करते हैं, नॉर्मल ढंग से क्या करते हैं अपने माता-पिता कि उसके बिहेवियर को देखकर या तो उसकी पिटाई कर देते हैं या उसको समझाने लगते हैं या उसे अच्छा या बुरा की श्रेणी में रख देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। पर हमने कभी ध्यान दिया कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई समझदार माता-पिता हो, अब आप देखिए कि बच्चे के साथ क्या हुआ? अगर उसके बिलीफ्स क्यों बने? शाश्वत के बिलीफ्स भी क्यों बने? शाश्वत के बिलीफ इस तरह से बने कि वो अकेलापन हो गया था। उसकी दादी कहाँ तो पहले खेलती थी, उससे बातें करती थी, पर वो अस्वस्थ हो गईं। उसके लिए वो उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं रही थी, सारी स्टोरीज़ उनकी खत्म हो चुकी थी। उनके साथ उसके साथ उस तरह खेलना और उस तरह से वो नहीं कर पाती थी, तो वो अपने को असहाय समझने लगा था। उसके पिता जो थे, वो बाहर थे, जिनके साथ वो बातों को शेयर नहीं कर पा रहा था। मम्मी करती थी, पर वो मम्मी को सोचता था कि मम्मी को मैं परेशान नहीं करता या मम्मी मेरे को कहाँ समझ पाएँगी, क्योंकि वो पहले दादी से बहुत अटैच था। जब दादी से अटैच था, तो धीरे-धीरे उसके अंदर एक उदासीनता आती चली गई उनके प्रति, उनके दादी के व्यवहार के प्रति उदासीनता आ गई और जब वो डाँटने लगी, टोकने लगी, समझाती रहीं, तो उसके अंदर उनके प्रति एक अवज्ञा की भावना आती चली गई और वो उनको इग्नोर करने में स्वयं में आनंदित होने लगा और उसके बाद उसका वो बिहेवियर उसके अंदर आ गया। अब ये होता यही है, हम क्या करते हैं बच्चे के बिहेवियर को, क्योंकि बच्चे तो सही था,
आपने देखा कि वो बाद में आकर तो दादी के प्रति बहुत ही ज़्यादा दादी के प्रति किए गए व्यवहार के प्रति ग्लानि महसूस कर रहा था। अगर वो बच्चा गलत होता, तो उसके अंदर ग्लानि ही नहीं होती। पर हमने क्या किया, उसके बिहेवियर को आधार मानकर उसको अच्छा या बुरा मान लिया। अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई इंसिडेंट होता है, उसके माध्यम से हमारे अंदर इमोशन जागृत होते हैं, उसके बाद हमारे अंदर एक बिलीफ्स कुछ फीलिंग्स या बिलीफ्स यानी विश्वास बनते चले जाते हैं, धारणाएँ बनती चली जाती हैं और उसके आधार पर हम बिहेव करते हैं। और हम बिहेवियर को देखकर जो नॉर्मल माता-पिता हैं, उस बिहेवियर को देख कर के ही बच्चे के साथ रिएक्ट कर देते हैं। उसको चाँटा लगा दिया, उसको डाँट मार दिया, समझा दिया, तो वो अगर हम देखें हमारे साथ कितना गलत है। तो हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम बच्चे के बिहेवियर को देख कर के ही उसको अच्छा या बुरा मान लेते हैं। हम उसके कारणों में जाना ही नहीं चाहते, उसके कारणों तक पहुँचना ही नहीं चाहते। कहाँ से ये बात उसके अंदर पैदा हुई? ये बात हमने जानने की कोशिश नहीं की और हमने कह दिया ये बच्चा तो अच्छा है, ये बुरा है। तो अगर हम बिलीव्स को चेंज कर सकें, उसके इमोशन के साथ कनेक्ट हो सकें और उसके बाद उसके बिलीफ को चेंज कर सकें, तभी एक हम सार्थक माता-पिता हो सकते हैं, सार्थक अभिभावक या सार्थक संरक्षक हो सकते हैं, क्योंकि बिहेवियर तो टेम्परेरी है, हमेशा वैसा बिहेवियर नहीं रहेगा, हर समय ऐसा व्यवहार नहीं होता, बल्कि व्यवहार हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चे के साथ आप भी कभी-कभी देखेंगे कि आपके अंदर जो भावनाएँ आ रही हैं वो धीरे-धीरे चेंज भी होती चली जाती हैं। एक भावना जो क्षण है, कोई विचार इस तरह का आ रहा है, किसी के प्रति आक्रोश का आ रहा है, पर थोड़ी देर बाद वो आक्रोश भी समाप्त होता चला जाता है। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप बिहेवियर को बिल्कुल मत लीजिए उसके साथ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जितना बच्चे के इमोशन से कनेक्ट होंगे, उतना ही हम उसके नज़दीक आएँगे। जितना हम इमोशन से दूर होते जाएँगे, बच्चा हमसे दूर होता चला जाएगा। वो हमसे बिल्कुल पास नहीं आना चाहेगा। तो हमें अब हम क्या करते हैं कि इसने ऐसा किया, इसकी पॉकेट मनी बंद कर दो, इसके एक चाँटा लगाओ और माता-पिता अक्सर आते हैं, माँ आकर के कहती है, "देखिए जी, आज सारे दिन इसने ऐसा किया।" पिता भी सोचते हैं, "ये तो मेरी ड्यूटी है, एक आध हाथ लगाया और आराम से बैठ गए। जी, मेरा तो कर्तव्य पूरा हो गया।" क्योंकि इसने जिद की थी, इसने आज्ञा नहीं मानी और क्या कहते हैं, उसका चाँटे लगा के वो बहुत प्रसन्न हो गए, हैं? और उन्होंने सोच लिया, प्रसन्न भी नहीं हुए, दुःख तो उनको भी हुआ कि मैंने मारा, पर ये सोचते हैं ये मेरा कर्तव्य था और मैंने इस कर्तव्य की इतिश्री कर दी और मैं अब सामने बैठ जाता हूँ क्योंकि मम्मी ने कहा है, नहीं उनकी मानेंगे तो भी घर में कलह होगी। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया और हम उसके इमोशंस से बिल्कुल अटैच नहीं हुए। अब उससे क्या हुआ कि जब आपके साथ ऐसा आपके बच्चे के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, बच्चा आपसे पीछे उसके अंदर 36 का आंकड़ा बन गया कि तो क्या है, ये मेरे पापा कोई पापा जैसे हैं या मेरी मम्मी कोई मम्मी जैसी हैं, लेके बस ऐसे मारती रहती हैं, औरों को देखो मेरा दोस्त है। और उसके माध्यम से वो धीरे-धीरे उन बच्चों के साथ दोस्ती करने लगा, जो बच्चे भी उसी की स्थिति में जी रहे हैं। उसको समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए कई बार हम कहते हैं इस दोस्त के साथ बातचीत बंद करो। अरे क्यों बंद करें? पर उसके विषय में तो जानो आखिर बात क्या है? उसके अतिरिक्त तो जब भी हम इमोशन से बच्चे के कनेक्ट होंगे तो और उसके बिलीफ्स को जानेंगे, उसके बाद ही हम उसके व्यवहार की भली प्रकार जाँच कर सकते हैं। अगर आप देखें तो कितने वर्षों पहले लगभग जब हमारे पुराण लिखे गए, कितने वर्षों पहले ही मनुस्मृति में एक बात आई थी। कितना एक पूरा का पूरा कहना चाहिए सारी चीज़ें उसके अंदर केंद्रित हैं। तो श्लोक क्या है वो? लालयेत पंचवर्षाणि, लालयेत पंचवर्षाणि, 10 वर्षाणि ताडयेत, प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रं समाचरेत। यानी 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक बच्चे का लालन-पालन करना चाहिए और 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक उसके को समझाना चाहिए, उसको पिटाई भी करनी चाहिए, उसके इसको कठोर भी बनाना चाहिए। मतलब उसको अंदर अनुशासित, उसको चाहे कठोरता से करना पड़े, उसको अनुशासित बनाना चाहिए। पर जब 15 वर्ष का
16 वर्ष के का हो जाए, मतलब आप 10 वर्ष से लेकर के 10 वर्षों तक, यानी 6 वर्षों से लेकर 10 वर्षों तक, 15 वर्ष तक उसका को अनुशासन में रखना चाहिए। पर जैसे ही 16 वर्ष का हो जाए, चाहे वो बालक हो या बालिका, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। अब कितनी बड़ी बात कितने समय पहले हमें कह दी, पर हो क्या रहा है? हो बिल्कुल इसका उल्टा रहा है। अब क्या करते हैं आजकल बच्चे, जब छोटा सा ही बच्चा होता है उसके दोस्त बनने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष के बच्चे के हम माता-पिता दोस्त बन जाते हैं। अरे नहीं बेटा ये करेंगे आप? चलिए हम आपके साथ ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अरे उसका लालन-पालन, उसे किस तरह से सुरक्षित रखना है, उसका भोजन करना है, बल्कि जो उसके साथ हम बात कर रहे हैं, वो उसका लालन-पालन तो हो नहीं रहा, बल्कि उसके फ्रेंड बन रहे हैं हम। जो कि फ्रेंड कब बन रहा है? 16 वर्ष के बाद। तो हम उसके फ्रेंड बन जाते हैं। उसके उसके साथ कई बार ऊँची आवाज़ में बात कर देते हैं, उसको आँख दिखा के बात करते हैं, उसको डरा करके बात करते हैं कि देखो, देखो वो आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो ये करना है। उसको डरा करके बात करते हैं। उसकी जो प्यार की रिक्वायरमेंट है, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते। तो क्या होता है कि बच्चे का वो एक व्यवस्थित जीवन नहीं हो पाता। वो तो बच्चे पापा के सिर पर ही चढ़ेगा उसी तरह से। अब उसी तरह से क्या होता है 6 से 15 साल के उसमें हम उस पर, जिस समय हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, उस पर हम नहीं देते। वो कह रहा है पापा मैं तो ऐसे कपड़े पहनूँगा, उसके लिए वैसे कपड़े लाकर दे दिए। और उसके लिए ये चीज़ चाहिए, मुझे मोबाइल ऐसा चाहिए तो मोबाइल लाकर दे दिया। उसको खाना ये चाहिए तो उसको खाना ये दे दिया। उसको कोई वस्तु कोई भी किसी प्रकार की जो उसने कहा, नहीं जी मेरा बच्चा है, क्योंकि हमारी दमित इच्छाएँ थी, हमारे माता-पिता ने हमको दिया नहीं, तो हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे पापा या हम अच्छी मम्मी बन रहे हैं। तो क्योंकि हमारी तो पूर्ति हुई नहीं, चलो इन बच्चों की तो करें, इन बच्चों को तो वो सब मिलना चाहिए। और इस चक्कर में हम उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कि मूलभूत रूप से विषैला होता है, गलत होता है, अनुपयुक्त होता है, उस तरह का आचरण हम करते हैं। जबकि इस उम्र में जैसे कि बताया गया है कि 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 वर्षों तक, 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, 15 साल तक बच्चे की को कठोर अनुशासन में रखना चाहिए। उसे अच्छे संस्कार दीजिए, उसको शिष्ट बनाइए, उसको सभ्य बनाइए, अच्छे उसका को सारे मैनर्स सिखाइए, सब चीज़ें सिखाइए। और अब होता क्या है, जैसे वो 16 वर्ष का हुआ, तो हम उस पर ताक-झाँक करने लगते हैं, किसके साथ बैठा था, किससे क्या बात कर रहा था, किससे अरे! इस अवस्था में तो हमें उसको मित्र बनाना चाहिए था। अब हम उसको मित्र तो बना नहीं रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी ताक-झाँक कर रहे हैं, उसके पीछे टोका-टाकी कर रहे हैं, तो वो हमारे से क्या होगा, हमारे साथ बैठेगा, वो तो हमसे दूर हो जाएगा। और उसमें क्या होगा कि वो हमारे साथ ना बैठकर उन लोगों के साथ जाएगा, उस तरह के लोगों को जाएगा, जहाँ पर जो शिक्षा आप दे सकते थे, वो शिक्षा अपने जैसे ही लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ लेगा, जो उसको गलत राह पर दे देंगे। तो उस तरह से अगर हम दोस्त नहीं बनेंगे, तो बच्चे का हम स्वस्थ विकास नहीं कर सकते। फिर क्यों हम पछताते हैं? क्यों हम कहते हैं कि बच्चा हमारी अवज्ञा करता है, बच्चा हमारा बहुत ही ज़िद्दी हो गया है। इस तरह की बातें हमारे साथ क्यों आती हैं? एक चीज़ और है कि एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टेस्ट हुआ, वो नाम था उनका, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे यूएस के ही, उनका नाम था वाल्टर ओ वाल्ट उनका नाम था वाल्टर मिशेल, हैं? तो उन्होंने क्या किया, कक्षा के खूब सारे से बच्चे बैठे हुए थे और उनके सामने एक उन्होंने प्रयोग किया, उनके सामने कैंडी रख दी, सब बच्चों के सामने, जितने भी 20-25 बच्चे थे, उनके सामने कैंडी रख दी और ये कहा, "बच्चों, मैं 15 मिनट के बाद यहाँ पर आऊँगा क्लास में, क्लास समझ लीजिए, रूम समझ लीजिए, यहाँ पर आऊँगा। जो बच्चा 15 मिनट तक इस कैंडी को, रखी हुई कैंडी को नहीं खाएगा, उसको दोबारा से एक और कैंडी मिलेगी।" अब जो है वो चले गए वहाँ से। ठीक 15 मिनट में आए तो पता चला कुछ बच्चों ने तो एकदम उठाई कैंडी और खा ली।
तो कुछ बच्चों ने 5-10 मिनट बाद खाई और कुछ लोगों ने 12-13 मिनट तक भी इंतज़ार किया और फिर खा ली। परंतु कुछ ही कम ही बच्चे ऐसे थे जो कि केवल 15 मिनट में ही 15 मिनट के बाद ही उस कैंडी को उठाकर खा रहे थे। तो उन्होंने उसके बाद एक सोचा कि आखिर ऐसा क्या है? ये एक उनका बहुत अच्छा प्रयोग था। आगे चल तक कर 30 साल तक इस प्रयोग को किया जाता रहा है विभिन्न रूपों में से, और आप भी अपने घर में इस प्रयोग को कर सकते हैं। कारण क्या, जब उस प्रयोग का निष्कर्ष निकला, इसका निष्कर्ष निकला, तो जिन बच्चों ने उठाते ही कैंडी खा ली, वो धैर्यहीन बच्चे थे, और जब आगे चलकर उनको देखा गया तो एक अपराधी प्रवृत्ति की उस तरफ जा रहे थे। यहाँ तक है उनके अंदर अनेकों अपराध उनके अंदर जन्म ले चुके थे, और इसमें गलत राह पर जा रहे थे। यहाँ तक कि उनमें से कुछ तो जेल भी जाकर आ चुके थे। परंतु जिन्होंने देर में खाई थी, 15 मिनट तक का इंतजार नहीं करा पर बीच में खाए, तो वो खा रहे थे, तो वो एक नॉर्मल रूटीन वाले नागरिक बने। जैसे कि सीधा साधा अपना हैंड टू माउथ चीजों का रोजगार कर लिया या कुछ कर लिया, इस तरह के हुए। कुछ थोड़े से उसमें भी अपर क्लास के हो गए कि उनके घर में कुछ होने लगा। पर एक जिन बच्चों ने 15 मिनट तक इंतजार किया था, उनको उनको अगर देखा गया तो वो एक सफलता के चरम पर पहुंचे हुए थे, कि वो सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए थे, कि एक शिखर पर। कारण क्या था? उनके अंदर धैर्य था, और उस धैर्य के कारण ही वो उस पर सफलता के एक चरम पर पहुंचे, और उन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। उनके उनके आचरण का दूसरे लोग उदाहरण देने लगे। तो आखिर ऐसा क्या था? आखिर इसी के बाद उन्हीं बच्चों का जो सब जिन्होंने 15 मिनट तक खाया, तो 15 मिनट के बाद कैंडी खाई, तो उन्होंने जो है उनका एमआरआई टेस्ट करा गया। तो जब पाया गया तो उसमें देखा गया कि उनके ब्रेन का प्री प्री फ्रंटल लॉ प्री फ्रंटल लॉ जो था, वो एक्टिव था। वो उसके अंदर था, जिससे कि उनके अंदर सेल्फ डिसीजन के लिए जो ब्रेन का वो पोर्शन काम करता है, तो वो उनका बहुत ही एक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था, जिसके कारण से वो कर पाए। अगर आप चाहें कि आपका बच्चा किस तरह का है, कैसा है, तो आप इस तरह का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे प्रयोग कर सकते हैं, कि कोई ज़रूरी नहीं है आप कैंडी रखें, चॉकलेट रखें, जो भी बच्चे का प्रिय वस्तु है, वो उसके सामने रख दें और उसके बाद इंतज़ार करें। यदि बच्चा आपका इस तरह से करता है, तो आप उसको आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा किस तरह का हो सकता है। तो अब अगर नहीं कर पाता, मान लीजिए आप बहुत दुखी होते हैं कि नहीं-नहीं ये तो इतनी देर 15 मिनट तक इंतज़ार नहीं कर पाया, तो दुखी मत होइए। अपने अंदर धीरज रखिए, अपने अंदर ध्यान रखिए, और उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स को, इस तरह के क्वालिटीज़ को डेवलप कीजिए कि उसके अंदर धैर्य हो जाए। अब इसके लिए भी कई सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आप बच्चे के अंदर, जब छोटा-सा ही बच्चा हो, थोड़ा-सा शिशु शिशु मतलब 6-7 साल का 6-7 का भी नहीं, मतलब आपका 4-1 साल का ही हो, तो उसके अंदर अ ये प्लांट्स ग्रोइंग की आदत डलवाइए, प्लांट्स ग्रो करने की आदत डलवाइए। तो क्या है, उसकी आदत से क्या होगा, आप छोटा-सा बीज लेकर के अपने सामने उसको डालिए। शुरू-शुरू में आप उसको दिखाइए, देखो बेटा ये मैंने डाला, ये अंकुरित हो गया, ये जो है अब बड़ा हो रहा है, ये इससे पत्ती निकल रही हैं। फिर उसके बाद उससे खुद करवाइए, तो उसके अंदर उसके धीरे-धीरे एक पेशेंस की फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि और चीज़ों में तो पेशेंस नहीं है, पर पौधे को बढ़ता हुआ देखेगा वो, जब करेगा तो उसके अंदर वो पेशेंस, और धीरे-धीरे उसके अंदर ये हैबिट डाल सकते हैं, और वो उस पौधे के साथ-साथ उसका ज़िद्दीपन भी, चिड़चिड़ापन भी, आज्ञा ना मानने का ढंग भी समाप्त हो जाएगा। वो नेचर के बहुत करीब आने लगेगा, प्रकृति से प्रेम करने वाला हो जाएगा, और उसका मन बहुत शांत रहने लगेगा, और साथ-साथ उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टिव, उसके अंदर आइडियाज़ आएँगे, उसका जो है जो कार्य करना है, सृजनात्मक उसका तरीका होगा। तो
जब उसके अंदर एक सृजनात्मकता आ जाएगी, उसका मन शांत रहेगा, प्रकृति में सौंदर्य ढूँढने लगेगा, तो बताइए वो कहाँ बिगड़ा हुआ है? कैसे उसके अंदर होगा कि वो आज्ञा नहीं मानेगा? कैसे वो अवज्ञाकारी हो जाएगा? कैसे वो ज़िद्दी हो जाएगा? वो तो उसमें इतना लीन हो जाएगा, इतना खुश रहेगा, तो जो है आपने अनायास ही उसके अंदर कितनी बड़ी क्वालिटीज़ भर दी। अब दूसरी एक और बात ये है कि जो कि मैं बहुत पहले भी कहती आई हूँ हमेशा, कि बच्चा अगर अशांत है तो उसको हमेशा अपने कलेजे से लगाइए, उसको प्यार करिए, उसके सिर से लेकर के पीठ तक के, यानी उसके स्पाइनल कॉर्ड को बहुत प्यार से स्पर्श कीजिए। इस स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर सारी सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, हमारी सारी क्रियाएं उसी के माध्यम से होती हैं। जब उसके माध्यम से वो सारी बातें होती हैं, तो क्या है, जैसे ही उसके ऊपर उसका प्यार भरा स्पर्श पहुँचता है, वो बच्चा शांत होने लगता है। जब वो शांत होने लगता है, तो उसकी शांति में जो है वो शांति में उसका ज़िद करने का ढंग, आज्ञा ना मानने का ढंग एकदम समाप्त हो जाता है, और वो आपसे लिपट कर इतना सुकून महसूस करता है, इतनी शांति की भावना को करता है। पर वो आपका स्पर्श थप्पड़ वाला स्पर्श ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट आप उससे नहीं करें, बस सिर्फ़ आप बिना कहे भी उसके बाद एक संप्रेषण होता है ना, कि आप उसके पास पहुँचा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, वो आपके पास पहुँच जाएगा। कम से कम दिन में 9-10 मिनट का बच्चे को मम्मी भी और पापा भी, दादू भी, दादी भी, सब उसको अगर ये जादू की झप्पी देते हैं, तो देखिए बच्चे का विकास किस तरह से होता चला जाता है। अब सबसे बड़ी एक और बहुत बड़ी गलती हर माँ-बाप करते हैं आजकल के, कि बच्चे ने कुछ कहा नहीं, यस पापा, पापा जी एकदम तैयार हैं। पहले ऐसा होता था, बच्चे की ये वाली नौबत तो आने ही नहीं देते थे कि हम तुम्हें दे रहे हैं, बल्कि बच्चे का हाथ ही नहीं फैल पाता, उससे पहले उसको चीज़ मिल जाती है। पापा भी और मम्मी भी, यस पापा, यस मम्मा, फटाफट अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो सोचते हैं हम इससे प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भई, इससे प्रेम प्रदर्शन नहीं, ये बिना बात का लाड़ है, उसको पैम्पर करना बहुत ही गलत है। क्यों कर रहे हैं आप पैम्पर? उसको समझाइए कि इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। आपने कभी देखा आपके पिताजी, माताजी आज उस समय तो आपको बुरे लगते थे, पर क्या उन्होंने आपको एकदम चीज़ें दिला दी? हमेशा परिस्थिति दिखाई। बच्चा बाज़ार जा रहा है, बच्चा वहाँ पर जाकर के ज़मीन पे गिरकर लेटने लगा, रोने लगा, मुझे तो यही चाहिए मुझे। वहीं पर आपने 1-2 थप्पड़ जड़ दिए। वहाँ क्यों मार दिया आपने उसको? उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप उसको मत मारिए। उसको क्या है, हमेशा, और अगर आपने उससे कहा, वो कहता नहीं मैं तो यही लूँगा, तो या तो आप ये कहिए मैं बिल्कुल नहीं दिलाऊँगा। तो आप नो इज़ नो, मतलब ये नहीं है कि नो कह दिया और फिर भी आपने उसको दिला दी। उससे क्या है, उसको तो रोने और ज़िद करने की आदत आपने डलवा ही दी। उसने तो क्या सोच लिया कि अगर मैं रोऊँगा, बस मेरे पास तो बहुत बड़ा अस्त्र है कि मैं रोया और मेरे पापा तो मेरे को ये चीज़ दिला देंगे, मेरी मम्मी तो ऐसे दिला देंगी। तो अगर बच्चा रास्ते में इस तरह की बातें करता है, तो आप उसके साथ उसको बैठाइए। उसको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाइए। कैसे? कि अगर रो रहा है, या घर में भी अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, रो रहा है, तो ना तो उसे मारें, ना उसे डाँटें दें, और बस उसको अवॉइड कर दें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जब उसको लगेगा अरे इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो धीरे-धीरे जो काम आपको कराना है वो चुपचाप करने बैठ जाएगा। धीरे-धीरे ही आपके गले में हाथ डाल के करने लगेगा, मम्मा, पापा मुझसे बात करो, मुझसे ये करो। तो क्या है, आप जो चाहते थे वो है, वो तो हो ही गया। आपका उद्देश्य में तो सफल हो गए। तो ना आपको मारना पड़ा, ना डाँटना पड़ा, ना आप उस पे चीखिए, ना चिल्लाइए। आप बहुत शांत बने रहिए। उससे क्या है कि वो ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसके प्रति उसको पैम्पर मत करिए, उसकी सारी चीज़ इच्छाओं को पूरी नहीं करो। उससे क्या होता है, कई बार अगर हम उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते चले जाते हैं, तो बच्चा जो है कभी हारना सीखता ही नहीं।
बच्चा नो को सुनना बर्दाश्त नहीं करता। नो भी बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पावरफुल एक्ट है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल पावरनेस डालता है। क्या है, जब आप बच्चे को ना करने की या हारने की स्थिति आए, को सहन करने की आते हैं, तो वो बच्चा आगे चलकर कभी नहीं हारता। जब आप उसके हर बात में यस यस करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो तो फिर जी कभी हार का मुंह देखेगा तो बहुत परेशान हो जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसने तो कभी हारना जाना ही नहीं। तो उसको हारना भी सिखाइए, उसको नो भी करना सिखाइए, और ये भी परिस्थिति बताइए कि कि हम इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते, हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। उससे क्या है कि बच्चा धीरे-धीरे, शुरू-शुरू में तो रिबेल होगा, बहुत विरोध करेगा, सब करेगा, पर धीरे-धीरे वो उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी समझ विकसित होती चली जाएगी। जब उसकी समझ विकसित हो जाएगी, फिर तो आपको कोई परेशानी नहीं। तो आपने उसके ज़िद्दीपन को भी खत्म कर दिया और उसको सँभाल भी दिया। तो और उसके आगे होने वाले, भविष्य में होने वाले डिप्रेशन को भी खत्म कर दिया। तो वो जान गया कि नहीं भी ज़िंदगी में मिलेगा और हार भी मिलेगी, पर तुझे आगे बढ़ते जाना है, अपना काम करते जाना है। अब अगर मम्मियों के साथ होता है कि बच्चा बहुत परेशान, मैं नहीं लेके जाऊँगी, तो रास्ते में मुझे परेशान कर देता है कि रास्ते में चीज़ें माँगता है, फिर मैं क्या करूँ? बच्चे को बैठाइए और सामने कहिए, मैं और आप बाज़ार चल रहे हैं। देखिए ये लिस्ट में सामान है, आप बताइए, मैं बताऊँ क्या-क्या ज़रूरी है, ये सामान आएगा, और जब ये सामान आएगा तो इसके अलावा कोई सामान मैं नहीं खरीदूँगी। वो मंज़ूर है कि नहीं है? तो वो जो है एकदम उसमें लिस्ट पे, अगर बच्चे ने कहा नहीं मम्मी ये भी ले लेते हैं, आप कह दीजिए नहीं, ये मैंने कहा नहीं। कई बार अच्छा अपने को भी कंट्रोल करना पड़ता है। ये नहीं कि हम जो है बच्चे को तो समझा रहे हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर रहे, कि हम मोबाइल छोड़ नहीं रहे और बच्चे को मोबाइल छुड़वाने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चा तो बैक आंसरिंग करेगा ही, क्यों नहीं कहेगा? भई उसको दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए उसको अगर आपने सामान दिलाया, तो आप भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मत खरीदीजिए। जो आपने लिस्ट में लिखा है तो उसको ही लिखिए। अगर आप बाई चांस कोई चीज़ भूल गई हैं तो फिर आगे चल के आएँ, पर ये ना कहें कि नहीं बेटा मैं ये ले लेती हूँ, तो फिर कि तो बच्चे को लगेगा ये भी तो ज़रूरी है। तो इस तरह से ध्यान रख कर के बच्चे को लिस्ट दिखाते हुए चीज़ें बनाएँ, अपने क बच्चे को ना करना भी सिखाएँ, ना का एहसास भी दिलाएँ कि ना भी होती है। यस, यस करते हुए आप एक अच्छे मम्मी-पापा नहीं बन पा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं हम बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा ऐसा कर रहे हैं। भई इस बात की आप चिंता मत करो कि हम बच्चे को देख रहे हैं, चिंता आप इस बात की करो कि बच्चे आपको देख रहे हैं, कि अरे! बच्चे देख रहे हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो स्वयं में हमें सबसे पहले अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा, और इसके साथ-साथ जो है हमें घर का माहौल बहुत ही शांत बनाना पड़ेगा। घर का माहौल हम कैसे शांत बनाएँ कि अगर बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम आपस में बैठें, अपने पति-पत्नी आपस में बैठें, बहन या भाई जो बड़े हैं, वो बैठें और पूछें इसका बिहेवियर का कारण क्या है? इसके साथ कौन-कौन सा क्या इसके बिलीफ क्यों हुए? इसके अंदर इमोशंस कैसे डेवलप हुए जिससे ये बिलीफ बना, हैं? क्या घटना ऐसे हुई थी? उसके विषय में आप आस-पास बैठ कर के बात करें। जब बच्चे का बहुत अच्छा मूड हो, तो उसे अपने पास बुलाएँ और उसको पूरी वस्तु स्थिति से पहले उसकी सुनें, और फिर उसके बाद आप उसको समझाएँ। वो वस्तु स्थिति समझाएँ कि बेटा वो आपका आचरण बुरा था, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे। तो जब वो समझेगा, तो जब उसका मूड सही होगा, वो शांत होगा, अशांत नहीं होगा, तो आपकी बात को समझेगा, क्यों नहीं समझेगा? हमें अपनी बात को समझाने का तरीका आना चाहिए, और उसके साथ सारी बातें कि क्या चीज़ है, उसके फ्रेंड्स को नहीं मना करें, उसके अंदर अगर वो कोई बहादुरी का काम करता है, तो उसको हम पैडिंग करें, बहुत शाबाश, बहुत प्रोत्साहन दें। पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि उसको कभी भी अगर प्रोत्साहन के रूप में कभी-कभी कोई चीज़ ला दी तो सही है, पर उसको चीज़ के प्रति लालची ना बनाएँ कि मैंने ये काम किया तो उसको ये चीज़ दी जा रही है। बल्कि चीज़ की अपेक्षा जो आपका भावनात्मक प्रोत्साहन है, वही उसको मिलना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर लालच घर करता चला जाएगा। तो इसलिए हम उस बच्चे को
अच्छी तरह से उसकी बातों को समझिए और उसके अनुसार व्यवहार करें। अब आता है कि बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जैसे कि अगर विद्यालय का है, तो ये नहीं हो कि मम्मियाँ कई बार क्या करती हैं, बच्चे का होमवर्क करने लगती हैं। अरे क्यों करती हैं? उसी को करना चाहिए। आप उसकी हेल्प करिए, पर उसका होमवर्क मत करिए। उसके से घर के थोड़े बहुत काम कराइए, जैसे प्लेट रखनी है, बर्तनों को रखवाना है, पौधों में पानी देना है, न है, दादी के साथ दादी का बिस्तर लगाना है, दादू का के साथ काम कराना है, दादू के जाकर के ये सब करना है, नाना की, नानी की, सबके बच्चों से कराइए। तो क्या है, उस ज़िम्मेदारी से भी बच्चे की जो गलत आदतें, जो उसके अंदर एक भावनात्मक उथल-पुथल हो रही है, वो भी शांत होगी। और बच्चे के साथ हमेशा, जैसे मैंने कहा, जादू की झप्पी दें, तो वो जो है उसको हमेशा अपनापन दें कि बच्चे को लगे ये घर मेरा है, ये मेरा ही घर है। तो उसको अच्छी तरह से समझें और हमेशा एक लिमिट सेट करके रखें कि यही इस घर में, अगर आपको सोना है तो इस टाइम सो जाएँगे, इस टाइम उठना है, इस टाइम लंच का टाइम है, इस टाइम आपका डिनर है, ये इसी समय पर मिलेगा। अगर उसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्था होती है या कुछ जब परिवर्तन आता है, तो उसको समझा दिया जाए, आज ये इस तरह से होगा। कभी-कभी घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है, तो उसको उस विश्वास में ला कर के वो चीज़ें करें। तो देखिए, वो जब आपकी लिमिट सेट होती है, तो बच्चा जो है कभी परेशान नहीं होता। बच्चा सहज होकर के ही व्यवहार करता चला जाता है, ना उसके अंदर कोई लिमिट होती, ना तो उसके अंदर कोई ज़िद्दीपन आता, ना ही उसके अंदर अवज्ञा की भावना आती। तो हमें हर चीज़ की एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। उसको बच्चे के अंदर मैनर्स भी डालिए। अगर बच्चा आपको पानी लाकर दे रहा है, तो आप थैंक यू बोलिए। आपसे कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई कटोरी गिर गई या कुछ है, तो बच्चे के सामने कहिए सॉरी। ये नहीं कि हो गया जी हो गया, हैं? भैया बच्चे के साथ नहीं, चल, चल तू ये करके ला दे, तू ये ला। तो आपने अगर वो मैनर्स बच्चे को नहीं सिखाए, तो भी बच्चा अवज्ञाकारी और वो होता है, तभी वो बैक आंसरिंग करता है। तो सॉरी है, थैंक यू है, प्लीज़ है, ये सारी चीज़ें आप उसे बहुत प्यार से समझाइए और कहिए कि इस और खुद भी जानिए इन सब चीज़ों की कितनी सारी ज़रूरत है। उसके अंदर दयालुता की भावना भी भरिए। अगर वो बच्चा है कि अगर उसके पास काफ़ी सारी ड्रेस हैं, उसकी बर्थडे आ रही है या किसी की, तो वो कह रहा है नहीं मुझे तो ड्रेस चाहिए, तो उसे कहिए कि ठीक है, मैं आपको एक ड्रेस दिला देती हूँ, पर एक ड्रेस अगर मैं दिला रही हूँ, तो अपनी एक ड्रेस आपको किसी गरीब बच्चे को देनी पड़ेगी, जिससे कि वो भी पहन कर के खुश हो जाए। अगर आपके पास कोई खिलौना आ रहा है, तो उसको दे सकते हैं। आप अनाथ आश्रम में उसको लेकर के जाइए, वहाँ दिखाइए देखो तुम्हें तो कितना कुछ मिल रहा है, इनके तो माता-पिता नहीं है, इनको कौन देगा? तो उनकी भी आप उसको सहायता करानी सिखाइए, तो उससे क्या होगा कि धीरे-धीरे उसके अंदर दया भाव, ममता, वात्सल्य सब उसके अंदर जागृत होगा और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। हमें बच्चे को एक धनी नहीं बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। तो उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास करना है। बच्चे को प्रोत्साहन देते रहिए, उसको लालच मत दीजिए और उसको सही और गलत का ज्ञान भली-भाँति देते रहिए। जब हम सही-गलत का ज्ञान देते हैं, तो बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं होता। वो बच्चा है, उसका बिहेवियर के साथ उसको एडजस्ट मत करिए। बच्चा अलग है, बिहेवियर अलग है। वो क्षणिक होता है, तो इसलिए उसको सही क्या है, गलत क्या है, समय-समय पर उसका मूड देख कर के उसे बताइए कि तुम्हारा वो व्यवहार गलत था और ये वाला व्यवहार बहुत अच्छा है। तो उससे क्या है, बच्चा एक विवेकशील हो जाएगा और अच्छी तरह से उस चीज़ को तादाद में स्थापित कर लेगा। देखिए, अगर आपको इसमें जो कुछ है मैंने बताया है, आज मैंने बहुत संक्षेप रूप में लिया है, संक्षिप्त लिया है, तो अगर इसमें कोई भी आपको असहजता लग रही है, अस्वाभाविकता लग रही है, तो कृपया आप मेरे साथ प्रश्न कर सकते हैं और उसका समाधान करने की, हम और आप दोनों मिलकर के ही इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और कल का हम टॉपिक रख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से संबंधित मार्गदर्शन हम माता-पिता किस प्रकार करें। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कल हम आपसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से संबंधित बातें करते हैं। धन्यवाद।